आगे हम चर्चा करेंगे क्या विकलांग युक्त बच्चों को उनके माता पिता से अलग किया जा सकता है, क्या इस तरह के भी प्रावधान हैं। यहाँ पर हम देखेंगे धारा 9 में कहा गया है कि विकलांगता युक्त कोई भी बच्चों को अपने माता पिता से विकलांगता के आधार पर अलग नहीं कर सकते। कोई बच्चा दिव्यांग है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको उसके माता पिता से अलग कर सकें। क्या कानून दिव्यांगों के पुनरुत्पादक अधिकारों को मान्यता देता है? हाँ, धारा 10 में बताया गया है कि उपयुक्त सरकार पुनरुत्पादन एवं परिवार नियोजन के संबंध में सूचनाओं तक दिव्यांगों को पहुंच सुनिश्चित करेगी तथा विकलांगता ग्रसित कोई भी व्यक्ति बिना उसकी स्वतंत्र और संचित सहमति की ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा जिससे बांझपन उत्पन्न हो, उसको किसी प्रकार से बाधित नहीं कर सकते। चुनाव आयोग को ऐसा क्या करना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्ति भी मतदान कर सके। यहाँ पर हमारे लोकतंत्र की बात आ रही है कि दिव्यांग व्यक्ति भी किस तरह से सहायक हो सकता है। तो धारा 11 में वर्णित है भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग यह व्यवस्था सुनिश्चित करे कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच के दायरे में हो तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित निर्वाचन में जो प्रक्रिया हो रही है उससे अंतर्गत आसानी से समझे जाने और उसकी पहुंच में हो। क्या कानून दिव्यांगों द्वारा न्याय प्रक्रिया तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों को हल करने में सक्षम रहा है? धारा 12 में स्पष्ट कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी न्यायालय अथवा ऐसे निकाय में जो न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक का बिना भेदभाव अन्वेषण की शक्तियाँ रखता हो उसके समझ जाने का अधिकार है तथा दिव्यांगों को खासकर उनके लिए जो परिवार से अलग रह रहे हैं तथा वे दिव्यांग जिनको कानूनी अधिकारों का उपयोग करने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता है उसके लिए उपयुक्त समर्थन उपायों की व्यवस्था करेगा। आगे धारा में कहा गया है कि राष्ट्र तथा राज्य कानून सेवा प्राधिकरण उचित व्यवस्था समेत किसी भी योजना तथा आसानी से पहुंचने के लिए कार्यक्रम तथा उन्हें प्रस्तावित सुविधाएं अथवा सेवाओं पहुंचाने के लिए दिव्यांगों के लिए प्रावधान बनाएंगे। इस तरह हम देख सकते हैं कि 2016 अधिनियम जो है हमारे दिव्यांग साथियों के लिए उसके क्या अधिकार और क्या हक है उसकी बात हमने की। और अगले बिंदु में हम यहाँ पर जानेंगे कि उसकी कानूनी जो क्षमता है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की कानूनी जो क्षमता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप गंभीरता से देखें। यहाँ पर हमारे दिव्यांग साथियों के लिए बराबर जो अधिनियम की धाराएं उल्लेख किया गया है यहाँ पर स्पष्ट प्रावधान के रूप में आपको बताया जा रहा है। कानूनी क्षमता के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों क्या सभी दिव्यांगों के पास कानूनी क्षमता है? धारा 13 कहती है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग अन्यों के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में समान आधार पर कानूनी क्षमता का आनंद देंगे तथा कानून के समक्ष किसी भी दूसरे व्यक्ति के समान उसको भी हर जगह समान मान्यता समानता का अधिकार प्राप्त है हमारे दिव्यांग साथियों को। क्या दिव्यांगों को संपत्ति को विरासत में पाने और संपत्ति संग्रहित करने का तथा वित्तीय लेनदेनों में शामिल होने का अधिकार है? यहाँ पर धारा 13 यह स्पष्ट करती है कि दिव्यांग व्यक्ति को भी संपत्ति रखने अथवा चल अथवा अचल संपत्ति को विरासत में पाने या वित्तीय मामलों पर नियंत्रित करने तथा बैंक ऋण लेने का भी बंधक वित्तीय ऋणों को लेने का अधिकार प्राप्त है। धारा 13 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है। उस स्थिति में क्या होगा जब विकलांग व्यक्ति किसी भी लेन देन की सहायक व्यवस्था के बद्ध हितों का टकराव कि कोई विवाद उत्पन्न होता है तब क्या करेंगे? तो धारा 13 में यह भी कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति की सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा, व्यक्ति की स्वायत्तता गरिमा तथा निजता को सम्मान करेगा। कोई भी विवाद किसी भी वित्तीय संपत्ति अथवा अन्य आर्थिक लेनदेन में दिव्यांग व्यक्ति व सहायता प्रदान कर रहे व्यक्ति के मध्य उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उस लेन देन में दिव्यांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने
से प्रवृत्त रहेगा, उसे दिव्यांग व्यक्ति की सहायता करनी पड़ेगी। क्या दिव्यांग व्यक्ति द्वारा सहायता व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है अथवा उसमें कोई भी बदलाव किया जा सकता है? हाँ, दिव्यांग व्यक्ति किसी भी सहायता व्यवस्था को समाप्त अथवा उसके बदलाव, उसके संशोधन तथा उसका खंडन कर सकता है और दूसरी सहायता की मांग कर सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे उसको संरक्षक कितने प्राप्त है। संरक्षक दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में धारा 14 कहती है कि सीमित संरक्षण से तात्पर्य संयुक्त निर्णय से है, क्योंकि संरक्षक तथा दिव्यांग व्यक्ति की आपसी सहमति और विश्वास पर कार्य करता है तथा सीमित समयावधि विशेष निर्णय स्थिति के लिए दिव्यांग व्यक्ति की मर्जी के अनुसार कार्य करता है। सीमित संरक्षण का चुनाव कब किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे हम। धारा 14 यह भी वर्णित करती है कि अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से यदि कोई अधिसूचित जिला न्यायालय तो अन्य किसी भी नामित प्राधिकरण को यह लगता है कोई दिव्यांग व्यक्ति उसे पर्याप्त एवं उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराई गई थी, वह कानूनन बाध्यकारी निर्णय लेने में असमर्थ है, तो उसे आगे एक सीमित संरक्षण की सहायता मिल सकती है। उसे लगता है कानून को यहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति को संरक्षण की जरूरत है, तो वह संरक्षण से मुआवजा कराएगा। एक दिव्यांग व्यक्ति यदि संरक्षण व्यक्ति से संतुष्ट नहीं है तो क्या कर सकता है? अगर उसे लगता है कि इस संरक्षण से उसे सही ढंग से सुरक्षा नहीं मिल रही है, कानूनी संरक्षण नियुक्त करने के लिए नामित प्राधिकारी के निर्णय से दुखी दिव्यांग ऐसे अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है। यहाँ पर उसे अपील करने का प्रावधान है, जिसे उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। यहाँ पर उच्चतम सहायता वांछित दिव्यांग तथा वे दिव्यांग जो संस्थानों में रहते हैं सहायता व्यवस्थाओं तक कैसे पहुँच सकते हैं। आरपीडी अधिनियम की धारा 15 में वर्णित है कि सरकार एक अथवा एक से अधिक प्राधिकरणों को समुदाय को संगठित करने नामित करेगी तथा दिव्यांग व्यक्ति को अपनी कानूनी क्षमता का प्रयोग करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु समाज में जागरूकता फैलाएगी तथा इस मद हेतु नामित प्राधिकरण। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धारा जो दी है उनमें क्या क्या वर्णन किया है, उसी के अंतर्गत अब हम शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या सभी स्कूलों में अब दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी गई है कि शिक्षा के बारे में कि दिव्यांग बच्चों को समावेश शिक्षा मिल सकती है। धारा 16 में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी इस बात का भरसक प्रयास करेंगे कि निधिबद्ध अथवा उनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान उन्हें संयुक्त रूप से समावेशी शिक्षा प्रदान करें। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि हमारे दिव्यांग साथियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य धारा के स्कूलों को क्या करने की आवश्यकता है। यहाँ विद्यालयों को क्या निर्देश दिया गया उसके बारे में दिया गया। बिना भेदभाव के दिव्यांग बच्चों को स्वीकार करें। यहाँ पर विद्यालय में किसी प्रकार के दिव्यांग बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अन्य बच्चों के समान ही उन्हें भी शिक्षा एवं खेलकूद तथा मनोविनोद की गतिविधियों के समान अवसर प्रदान करें। भवनों, कैंपसों तथा अन्य विभिन्न सुविधाओं को इन तक पहुँचाएँ। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उचित व्यवस्था उपलब्ध कराएँ। जो व्यक्ति अंधा, बहरा अथवा दोनों कर्मियों से ग्रसित है उन्हें उपयुक्त भाषा तरीकों संचार के साधनों द्वारा शिक्षा दिया जाना उचित हो। बच्चों में सीखने की अक्षमता को जल्द से जल्द पता लगाना और उनको दूर करने के लिए शैक्षणिक अन्य उपायों को क्रियान्वित करना भी विद्यालय की जिम्मेदारी है। प्रत्येक दिव्यांग बच्चों की भागीदारी ग्रहण करने की प्रगति के संबंधित स्तर एवं शिक्षा को पूरा करने के लिए क्रियाकलापों की निगरानी करना। दिव्यांग बच्चों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना। उच्च संवर्धन वांछित दिव्यांग बच्चों को उपलब्ध कराएं। उन्हें विद्यालय में कक्षाओं में प्रवेश के लिए आने जाने में सुविधा हो, इस तरह से उनके लिए प्रवेश द्वार भी बनाए जाए। यहाँ पर क्या कानून दिव्यांग लोगों
की प्रौढ़ शिक्षा आवश्यकताओं को भी जानकारी देता है। धारा 14 के अनुसार दिव्यांग लोगों को प्रौढ़ शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सुरक्षा देने व बढ़ावा देने तथा अन्य लोगों के साथ समान रूप से शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए उन्हें सुरक्षा देने के उपयुक्त सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा धारा 32 में निहित है कि सभी सरकारी तथा उच्च शिक्षा संस्थान तो सरकार के अनुदान प्राप्त अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 5% से कम सीटें आरक्षित नहीं रखेंगे। तब उच्च शिक्षा संस्थानों में भी 5 साल की आयु की छूट दी जाएगी। यहाँ पर प्रतिशत की बात कही गई है और उनमें भी छूट दी गई है। तो यहाँ पर हमने शिक्षा के बारे में चर्चा की। अब हम कौशल विकास और रोजगार पर जानेंगे कि हमारे दिव्यांग साथियों को किस तरह के लिए उन्हें कौशल और विकास और रोजगार प्राप्त करें। क्या सरकार को दिव्यांग लोगों के कौशल विकास और रोजगार के लिए योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है? धारा 19 में कहा गया है कि दिव्यांग लोगों को विशेष रूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु सुविधाएं सहायता प्रदान करने के लिए रियायती दरों पर ऋण के प्रावधान के साथ साथ उपयुक्त सरकार योजनाएं व कार्यक्रम बनाएगी। ये सरकारी योजनाएं कार्यक्रम किस तरह केंद्रित होंगे उसके बारे में देखेंगे हम। मुख्य धारा की सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक व्यवसायिक तथा कौशल प्रशिक्षण योजनाएं कार्यक्रम समर्थन सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधानों के लिए दिव्यांग व्यक्ति को आमलन को सुनिश्चित करेगी। बाजार के साथ क्रियाशील संपर्क के माध्यम से विकासशील बौद्धिक बहुविकलांगताओं तथा ऑटिज्म पीड़ितों के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बनाए जाएंगे। रियायती दरों पर ऋण की व्यवस्था भी की जाएगी। धारा 20 में अंतर्गत प्रतिष्ठान को दिव्यांग कर्मचारियों को उचित व्यवस्था तथा उपयुक्त बाधा रहित अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता बताई गई है। यहाँ पर रोजगार के अंतर्गत यहाँ पर कुछ बातें और दी गई है। रोजगार कार्यालयों को क्या करना चाहिए। धारा 22 के अनुसार रोजगार कार्यालयों को प्रत्येक रोजगार तलाशने वाले दिव्यांगों को रिकॉर्ड रखरखाव करें और रिकॉर्ड सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले होंगे। यहाँ पर आयु सीमा में भी छूट दी गई है। धारा 34 में वर्णित है कि सरकार अधिसूचना द्वारा मानक विकलांगता धारित लोगों के लिए उच्चतम आयु सीमा में वांछित छूट को जैसा उसे उचित लगे अधिसूचना द्वारा दान कर सकती है। क्या सरकारी प्रतिष्ठानों को विशेष रोजगार केंद्रों को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता है? हाँ, धारा 36 में स्पष्ट लिखा गया है सरकार अधिसूचना के द्वारा इस तिथि से प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता मानक विकलांगता धारित लोगों को उन रिक्तियों को मौजूद है तथा उसे भविष्य में होने वाली का ब्यौरा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार उनकी जानकारी अथवा विवरण विशेष रोजगार केंद्र को उपलब्ध कराया जाएगा। क्या गरीबी उन्मूलन और विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में भी आरक्षण है? जी। रियायती दरों पर ऐसे स्थानों पर भूमि आवंटित कराने तथा इस प्रकार की भूमि को आवासीय उद्देश्य हेतु आश्रय व्यवसाय स्थापित करने हेतु उत्तम स्थापित व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर स्थानीय निकाय देखें या राज्य सरकार देखें या केंद्र सरकार, अलग अलग स्तर पर हमारे दिव्यांग साथियों के लिए उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे उच्च समर्थन वांछित विकलांगता धारित लोगों के लिए विशेष प्रावधान। क्या उच्च समर्थन वांछित विकलांगता धारित लोगों के लिए विशेष प्रावधान है? धारा 38 में वर्णित है मानक विकलांगता धारक कोई भी व्यक्ति किसी भी उच्च समर्थन की आवश्यकता है अथवा कोई भी व्यक्ति अथवा उसके लिए कोई भी संगठन उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण में उच्च समर्थन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। इस तरह हम यहाँ पर आज अभी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत हमारे दिव्यांग साथियों के बारे में हमने कुछ विषय पर चर्चा की। और दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम पुनः आपके सामने सामाजिक सुरक्षा, संवर्धन, पुनर्वास तथा मनोविरोध पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।